अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, पढ़ाई शुरू करने से पहले ही इन नोट्स में एक बहुत ही दमदार आज का सुविचार दिया गया है। जो हौसला आसमान तक जाएगा, पंख काटने कोई न कोई आएगा। ये सिर्फ एक अच्छी लाइन नहीं है, ये तैयारी करने वाले हर छात्र की सच्चाई है एक तरह से। सही बात है। इसका सार है कि जब आप किसी बड़े लक्ष्य के लिए निकलते हैं तो आपको रोकने वाले मिलेंगे ही। मतलब नकारात्मकता को नजरअंदाज करना है। बिल्कुल, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना परीक्षा की तैयारी के दौरान ये सोच बहुत बहुत जरूरी है। इसी मजबूत सोच के साथ चलिए नोट्स के पहले हिस्से पे आते हैं, शब्द भंडार। और इसमें सबसे पहले है विलोम शब्द। जी। पहला ही शब्द है मौन का मुखरता। हाँ, मौन यानी एकदम चुप रहना, और मुखरता मतलब अपनी बात को खुलकर जोरदार तरीके से कहना। ये दो विपरीत छोर हैं। अगला है भूगोल का खगोल। ये सुनने में एक जैसे लगते हैं जी, लेकिन नोट्स में इसका एक बहुत अच्छा तर्क दिया है। भूगोल यानी धरती का अध्ययन और खगोल यानी आकाश का। अच्छा, तो आधार है धरती बनाम आकाश। इस तर्क से तो ये हमेशा याद रहेगा। बिल्कुल। एक और जोड़ी है जिसे मुझे सोचने पर मजबूर किया, समाज का व्यक्ति। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसमें जो सूक्ष्म बात है वो ये कि समाज एक समूह है, एक कलेक्टेड यूनिट, और व्यक्ति एक अकेली इकाई है। एकदम सही। ये विलोम शब्द असल में एक दूसरे के पूरक भी हैं और विपरीत भी। तत्सम शब्द मतलब तत् प्लस सम, यानी संस्कृत के समान, जो बिना किसी बदलाव के हिंदी में आ गए। जी। और तद्भव यानी तत् प्लस भव, उससे उत्पन्न, जो समय के साथ बोलचाल में थोड़े बदल गए हैं। नोट्स में इन्हें शुद्ध रूप और बिगड़ा रूप कहा है, जो समझने में काफी आसान है। हाँ। जैसे एक उदाहरण है भौरा, जो तद्भव है और उसका तत्सम रूप है भ्रमर। और एक और मजेदार उदाहरण है फरसा, इसका तत्सम है परशु। और परशु कहते ही भगवान परशुराम याद आ जाते हैं। हाँ, ऐसे कनेक्शंस बनाने से शब्द हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। यही स्मार्ट स्टडी है। और इसी सेक्शन में एक बहुत बड़ा ट्रैप भी है, खासकर आदमी शब्द को लेकर। सच कहूं, मुझे भी यही लगता था कि ये अरबी भाषा का शब्द है। ज्यादातर छात्रों को यही लगता है, लेकिन नोट्स में साफ लिखा है कि ये एक आम गलती है। आदमी शब्द फारसी से आया है। अच्छा, ये जानकारी तो एक नंबर बचा सकती है। बिल्कुल। एक और उदाहरण है गमला। ये पुर्तगाली भाषा से आया है। वाह, ये तो बहुत काम की जानकारी है। अब शब्दों के एक और रूप पर आते हैं, पर्यायवाची। जी। यहाँ रक्त के पर्यायवाची दिए हैं श्वेत, रुधिर और लहू, लेकिन इनके साथ एक चेतावनी भी है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षक जानते हैं कि छात्र दबाव में जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, तो वो मिलते जुलते शब्द डाल देते हैं। बिल्कुल। जैसे रुधिर का अर्थ है रक्त, लेकिन इससे मिलता जुलता शब्द है रिपु। और रिपु का मतलब तो दुश्मन होता है। हाँ, अब सोचिए, वाक्य में रुधिर चाहिए और विकल्प में रुधिर और रिपु दोनों हैं। ध्यान नहीं दिया तो गलती पक्की है। यही वो छोटी छोटी गलतियां हैं जो रैंक ऊपर नीचे कर देती हैं। बिल्कुल। ऐसा ही एक और उदाहरण आराम के साथ है। उसके पर्यायवाची हैं विश्राम, फुलवारी, वाटिका। और नोट है कि आहत का अर्थ चोट होता है, आराम नहीं। फिर से वही ध्वनि का भ्रम, आराम और आहत। सही बात है। चलिए शब्द भंडार से निकलकर अब व्याकरण के मजबूत नियमों की ओर बढ़ते हैं। वचन में एक नित्य बहुवचन का गोल्डन रूल बताया गया है। गोल्डन रूल मतलब ये नियम हमेशा लागू होगा, कोई अपवाद नहीं। तो नित्य बहुवचन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कुछ शब्द हिंदी में हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग होते हैं, जैसे प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, रोम, दाम, समाचार। अच्छा, जैसे हम कहते हैं मेरे प्राण निकल गए, ये नहीं कहते कि मेरा प्राण निकल गया। बिल्कुल सही। इसी तरह मैंने आपके दर्शन किए, ना कि आपका दर्शन किया। और मैंने हस्ताक्षर कर दिए। एकदम सही। ये शब्द अपनी प्रकृति से ही बहुवचन है। अगला टॉपिक है वाच्य, और इसमें कर्मवाच्य को समझाया गया है। नियम है जैसा कर्म वैसी क्रिया। सुनने में आसान है, पर इसका मतलब समझना जरूरी है। हाँ, तो इसे और साफ करेंगे। जरूर। इसका मतलब है कि क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के हिसाब से नहीं, बल्कि कर्म के हिसाब से तय होगा। अच्छा। जैसे कर्म है आम, आम पुल्लिंग है तो वाक्य बनेगा आम खाया जाता है। हाँ। अब कर्म को बदलकर चटनी कर देते हैं, चटनी स्त्रीलिंग है
तो वाक्य क्या बनेगा? चटनी चाटी जाती है। अरे वाह, मतलब क्रिया कर्म के साथ बंधी हुई है। एकदम सही पकड़ा आपने। और इसकी पहचान की एक ट्रिक भी है। अगर कर्ता के साथ के द्वारा लगा हो तो वो लगभग हमेशा कर्मवाच्य ही होता है। ये तो बहुत बढ़िया ट्रिक है। अब एक ऐसे सवाल पर आते हैं जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। ये क्रिया विशेषण का एक सवाल है। बताइए। सवाल है, मरुभूमि में कहीं धान उगता है, इसमें कहीं कौन सा क्रिया विशेषण है? ये एक बेहतरीन सवाल है। पहली नजर में कोई भी कहीं शब्द को देखकर कहेगा कि ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। हाँ, मैंने भी यही सोचा था। और 90% छात्र यही गलती करेंगे। लेकिन हमें वाक्य के छिपे हुए भाव पर जाना होगा। भाव पर? हाँ, क्या ये वाक्य सच में पूछ रहा है कि रेगिस्तान में धान किस जगह उगता है? नहीं, ये एक तरह का व्यंग्य है। अच्छा। इसका असल मतलब है मरुभूमि में धान उगता ही नहीं है, या एक नकारात्मक बात कहने का तरीका है। अरे वाह, तो कहीं शब्द यहाँ जगह नहीं बता रहा बल्कि क्रिया के होने को नकार रहा है। बिल्कुल, इसलिए ये निषेधवाचक क्रिया विशेषण है। ये सवाल आपकी समझ को परखता है, रटने की क्षमता को नहीं। ये तो सच में एक आहा मोमेंट था। चलिए इस गहरी गुत्थी के बाद क्रिया और सर्वनाम पर आते हैं। नोट्स में अकर्मक क्रिया के बारे में बताया गया है। अकर्मक क्रिया मतलब अकर्मक जिसमें कर्म न हो। तो इसकी पहचान कैसे करें? क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर सवाल पूछिए। अगर जवाब ना मिले तो क्रिया अकर्मक है। जैसे बच्चा रोता है। क्या रोता है? कोई जवाब नहीं। बिल्कुल, तो रोना अकर्मक क्रिया है। इसी तरह सोना, चलना, हंसना, ये सब। यहाँ इसने किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है। अब आते हैं एक और मजेदार हिस्से पर, वाक्यांश के लिए एक शब्द। यहाँ 3 बहुत मिलते जुलते शब्दों का अंतर साफ किया गया है: अमूल्य, बहुमूल्य और मूल्यहीन। और ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। मूल्यहीन तो आसान है, वर्थलेस। हाँ, असली कंफ्यूजन अमूल्य और बहुमूल्य में होता है। सही बात है। बहुमूल्य वो है जिसका बहुत अधिक मूल्य हो, वेरी वैल्यूएबल, जैसे कोहिनूर हीरा। आप उसकी कीमत लगा सकते हैं। तो इसका मतलब अमूल्य वो है जिसकी कीमत लगाई ही नहीं जा सकती। बिल्कुल, अमूल्य यानी प्राइसलेस, जैसे माँ का प्यार, गुरु का ज्ञान। आप इन्हें करोड़ों में भी नहीं तोल सकते। ये तो बहुत गहरा फर्क है। इसके अलावा 2 और महत्वपूर्ण शब्द हैं, पाथेय। पाथेय यानी रास्ते में खाने के लिए ले जाया जाने वाला भोजन। माँ जो रास्ते के लिए पराठे देती थी, वही पाथेय है। और दूसरा शब्द है सदावर्त। सदावर्त का अर्थ है वो स्थान जहां हमेशा मुफ्त में भोजन मिलता हो, जैसे गुरुद्वारे का लंगर या कोई भंडारा। इन सभी नियमों और शब्दों के बाद नोट्स के आखिर में एक गद्यांश है संस्कृति और साहित्य पर। जी, जिसमें बताया गया है कि किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहां का साहित्य पढ़ना जरूरी है। इसमें कुछ मुख्य शब्द है, जैसे साहित्य को संस्कृति का दर्पण कहा गया है। हाँ, मतलब जैसे आईने में अक्स दिखता है, वैसे ही साहित्य में समाज का अक्स दिखता है। इसमें 2 शब्द और हैं जो थोड़े कठिन लग सकते हैं, एकता और वाङ्मय। एकता के संदर्भ में कहा गया है कि साहित्य पढ़कर भारत की आंतरिक एकता का ज्ञान होता है। और वाङ्मय? वाङ्मय शब्द बना है वाक प्लस मय से। अच्छा। वाक मतलब वाणी, तो वाङ्मय का मतलब हुआ शब्दों का विशाल संसार, यानी संपूर्ण साहित्य। और सबसे गहरा शब्द है आत्मा, कि अनेक भाषाओं में होने के बावजूद भारत की आत्मा एक है। बिल्कुल। इन सभी नोट्स के अंत में आज का निष्कर्ष के तौर पर एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। मुट्ठी बांधे जन्म लिया था, हाथ पसारे जाना है। इसका अर्थ बहुत सीधा और गहरा है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी मुट्ठियां बंदी होती हैं, और जब इंसान जाता है तो हाथ खुले होते हैं। हाँ, मतलब सब यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। जो साथ जाता है वो है हमारी मेहनत, हमारे कर्म और हमारा ज्ञान। परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में ये एक बेहतरीन सीख है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सीखना सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं है, अभ्यास और भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है।